1970 में कमीशन हुआ, 71 के अंदर लड़ाई शुरू हो गई, 84 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, वो एक अलग दौर था। मैं मानता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि 1971 की लड़ाई थी। सिर्फ 13 दिन के अंदर बांग्लादेश। मगर सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिगेस्ट मिलिट्री फेस ऑफ आपके टेन्योर में आप किसको मानते हैं? वो फेस ऑफ था जब हमारे संसद के ऊपर हमला हुआ। इस घटना ने देश को तो झकझोर दिया और हम लड़ाई के कगार पर थे। आपने अपनी किताब में ये मेंशन किया है, यू हैव डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल ऑफ बांग्लादेश बाय द पाकिस्तान आर्मी एज अकिन टू नाजिज्म। जब ये क्रैकडाउन हुआ तो एक बहुत बेदर्दी से, बेरहमी से फौज वहाँ पर, पाकिस्तान फौज ने काम किया। जब हम चिटगांव लिबरेट करके सरेंडर के बाद जब हम चीज़ों को देख रहे थे तो चिटगांव मेडिकल कॉलेज के परिसर में रेस इम्प्रूवमेंट कैंप था। जो महिला दिखी उसको वहाँ पर डाल रखा था। उनके सिपाहियों को पूरा वो था कि वहाँ पे जाके जिसको मर्जी आए उसको रेप कर सकते हैं, और ज़्यादातर महिलाएं उसमें गर्भवती थी। एज अ इंडियन जब आप ये सिचुएशन देखते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है अभी, स्थिति कहाँ पे है? जो कुछ है वो एक प्लान के तहत हुआ है, जिसमें एक देश का हाथ है। 75 के अंदर भी उनका हाथ था जब मुजीब की हत्या हुई। मॉडल वही है, वही प्लेबुक थी जो रोमानिया के अंदर इस्तेमाल हुई या इराक के अंदर इस्तेमाल हुई, या किसी भी आप देश को उठा लीजिए जहाँ अमेरिका का हस्तक्षेप रहा हो। कारगिल वॉर का ऐसा कोई इंसिडेंट जो उसका टर्निंग पॉइंट आप मानते हो? हमारा सारा का सारा उसके अंदर लक्ष्य ये था कि हम उस कराची एग्रीमेंट से अलग हों, क्योंकि वो कराची एग्रीमेंट हमारे फेवर में नहीं था। और इसीलिए इस समझ के अंदर पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि अगर वो कुछ करेंगे तो भारत कहीं भी कुछ कर सकता है। दूसरा टर्निंग पॉइंट वो था जब देश के नेतृत्व ने कहा बहुत हो गया, अब हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। उस दिन पाकिस्तान के ऊपर दबाव आया कि देखिए, इसके बाद हम आपके नुकसान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपको लगता है कि ये मुंबई टेरर अटैक्स को हम बेटर वे में डील कर सकते थे? गलतियां बहुत थी। मच्छी मार बस्ती के अंदर बोट उतरती है, उतने तो भौंके होंगे, आवाज़ तो कुछ हुई होगी, किसी को नहीं पता। हम उनके जो वार्तालाप हो रहा था टेररिस्ट का, उनके हैंडलर्स के बीच में वो सुन रहे हैं। कई बुद्धिजीवियों ने इस चीज़ को बोला है कि अभी नहीं तो कुछ समय बाद, लेकिन भारत और चीन का युद्ध होना तो तय है। चीन की सोच विस्तारवादी है। मंगोलिया का कुछ हिस्सा उनके पास है, तिब्बत उनके पास है, वियतनाम के साथ उनकी यही हुई, साउथ चाइना सी के अंदर ये हो रहा है। ट्रम्प का जीतना भारत के लिए कितना पॉजिटिव हो सकता है? क्योंकि टाइम एंड अगेन उन्होंने अंडरलाइन किया है गुड एलाई। हर देश अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। अमेरिका को हमसे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका का मतलब सिर्फ ये है कि उनको हमसे क्या फ़ायदा हो सकता है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज इस एपिसोड में एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। थंबनेल देखकर के आप समझ ही गए होंगे कि जनरल वीके सिंह साहब हमारे साथ हैं। ज़्यादा परिचय अभी मैं नहीं दूंगी, ये जो वीडियो ऑलरेडी चल चुका है उसमें इनका परिचय हो चुका है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति। जागरण के मंथन में आने की बहुत प्रसन्नता है। और सर, मैं बहुत लंबे अरसे से चाह रही थी कि ये इंटरव्यू आपके साथ हो मंथन के मंच पे। डायलॉग्स में मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, जो दूसरा पॉलिटिकल शो है हमारा, लेकिन मंथन में मुझे लगता है बहुत ख़ास मौके पर ये इंटरव्यू हो रहा है। कुछ कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे ही छोड़ देनी चाहिए और वो बहुत खूबसूरत टर्न लेती हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अस। धन्यवाद आप।
सर शुरुआत बहुत बेसिक से करना चाहूँगी, शुरुआत से ही, कि आपकी फैमिली सोल्जर्स की फैमिली है। चाहे आपके ग्रैंडफादर की बात करें, आपके मैटरनल ग्रैंडफादर की, आपके फादर की, आपके अंकल्स की, आप खुद, सब डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, एंड आपका 42 इयर्स का जो टेन्योर, जो स्पैन रहा है आर्मी में, दैट इज़ कमेंडेबल। इतने सारे मेडल्स, इतने सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये लेगेसी है, हैंड ओवर होते हैं, और आर्मी आपके लिए क्या मायने ऐसा रखती है है? कि जब आप देखते हैं कि आपके पिताजी, उनके भाई या उनके बहनों के हस्बैंड, आपके नाना, आपके दादा, उनके सब लोग अगर किसी न किसी कारण से फौज गए, तो एक अपने अंदर भी एक अनुभूति होती है कि हाँ, सब लोग थे फौज में, मैं भी फौज में जाता हूँ। और हालांकि मैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर मेरिट लिस्ट में था, मुझे स्कॉलरशिप, टैलेंट स्कॉलरशिप के अंदर नाम था। पिताजी चाहते थे कि इंजीनियरिंग की जाए, लेकिन वो जो दिखाई जो देता था ना, परिवार पूरा का पूरा फ़ौज के अंदर, मेरी इच्छा थी कि फ़ौज में जाया जाए। और इसीलिए फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आर्मी की तरफ आ गए। बहुत ये प्राइड का मोमेंट होगा। और अब आप अगर पीछे मुड़ करके देखते होंगे तो सबसे पहली बात है कि थैंकफुली यू जॉइंड आर्मी, एंड देश को आपके जैसा एक बहुत ही होनहार सिपाही, एक बहुत ही होनहार देश को एक व्यक्ति मिला जिसने नेतृत्व किया आर्म्ड फोर्सेस का। थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है स्वर्णिम अक्षरों में नाम तो आपका लिख ही चुका है, जब जब देश आपको याद करेगा जो कंट्रीब्यूशन को। देखिए, होता ये है कि परिवार जब इस तरीके से सेना में होता है तो एक आपके ऊपर बहुत दबाव रहता है। मैं अपने पिताजी की यूनिट में नहीं गया, हालांकि मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर जब अलॉट करते हैं तो जो पहले जो 10 लोग हैं उनको उनकी चॉइस मिलती है। मेरी चॉइस थी कि मेरे पिताजी राजपूत रेजिमेंट में थे, मैं उसी रेजिमेंट में जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद आया कि भाई उन्हीं की यूनिट में जाओ। अब मैंने कहा मैं उनकी यूनिट में अगर जाऊंगा तो मेरा आंकलन होगा, तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे थे, तुम इतना अच्छे नहीं हो, वो इतना अच्छा लिखते थे, तुम अच्छा नहीं लिखते हो, तुम्हारी बोलने की ये कमी है। मैं कहा उसमें नहीं जाना, दूसरे में जाना। तो मैं दूसरी यूनिट के अंदर गया, अब उसी रेजिमेंट की दूसरी यूनिट में गया। और शायद पिताजी ने ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ ये, क्योंकि नहीं तो आपका आंकलन उन्हीं के उसके ऊपर होता है। वो जी बड़ी अच्छी हॉकी खेलते, आप तो खेलते नहीं हो, आप तो ये एक बड़ा वो हो जाता है। और जब आप जाते हैं तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आप अपने लिए जगह बनाते हैं अलग अलग चीज़ों में, और वही आपकी फिर फैमिली बन जाती है, वही आपका एक परिवार बन जाता है। बिल्कुल सर। 42 इयर्स मिलिट्री में आपका टेन्योर रहा है 1970 से और 2012 तक ये टेन्योर रहा है। आई एम श्योर बहुत कुछ आपने इस टेन्योर में देखा होगा, क्योंकि जो मेडल्स के नाम मैं अपने रिसर्च में, क्योंकि इतने थे तो मुझे रिसर्च प्रॉपर करनी पड़ी, तो हर एक जो आपको मेडल मिला है, जो आपको अवार्ड मिला है, उसकी एक अलग कहानी है जिसके बारे में मैं अभी आपसे जानूंगी। लेकिन अर्ली लाइफ आपकी आर्मी में कैसी रही? देखिए, आर्मी की लाइफ, आई एम श्योर आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहे होंगे कि इस तरीके की ग्रिलिंग होती है, और उस वक्त फ़ौज और कठिन हुआ करता होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। फ़ौज तो हमेशा ही कठिन होती है। जैसे जैसे समाज के अंदर प्रगति होती है, फ़ौज में भी उसी हिसाब से प्रगति होती है। कुछ मूल्य फ़ौज के वो ही रहते हैं, और वो मूल्य हैं कि देश सर्वोपरि है। वो मूल्य हैं कि हम
एक होकर रहेंगे, हम बंटते नहीं हैं। और एक मूल्य ये भी है कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है इस पर रहता है कि हम राष्ट्र के लिए हर चीज़ को करें। तो ये जब आप ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे अलग अलग समय पर आपको अलग अलग मौके मिलते हैं काम करने के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे ये 42 वर्ष जो है बहुत कुछ देखने को मिला। 1970 में कमीशन हुआ, 71 के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद जब पोस्टिंग वगैरह हुई तो ईस्टर्न सेक्टर में पोस्टिंग हुई, वहाँ से फिर और कहीं गए। फिर 84 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत हुआ, सियाचिन वाला। फिर वो समय भी आया जबकि सेना को बोला गया कि आप जो लोग पंजाब को अलग करना चाहते हैं उसके अंदर जाइए। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, वो एक अलग दौर था। 86 के अंदर एक कन्फ्रंटेशन हुआ, दोनों देश युद्ध के कगार पर आए। फिर श्रीलंका के अंदर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गया। तो ऐसे करते करते बहुत कुछ है जो कि देखने को मिला। और शायद इसीलिए जब रूपा पब्लिशर्स ने मुझे कहा कि आप लिखिए, तो इतनी जल्दी रिटायर होने के बाद ही आत्मकथा लिखना बेवकूफ़ी है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन वो बेवकूफ़ी की। बहुत इन्फॉर्मेटिव वो किताब है सर, लोगों के साथ बहुत कनेक्ट किया उसने। उसमें फर्स्ट हैंड यही था कि एक्सपीरियंस। मैं लोगों को वो चीज़ बताऊं जो मैंने अपने 42 साल में देखी, और मेरा क्या नज़रिया था जहाँ पर भी मैं था, ताकि हो सकता है कि उससे लोगों को शायद उस विषय के बारे में, उस स्थिति के बारे में ज़्यादा अच्छा पता चले। मगर सर अगर मैं आपसे पूछूं कि बिगेस्ट मिलिट्री फेस ऑफ आपके टेन्योर में आप किसको मानते हैं? हर एक टाइम की एक अलग अलग चीज़ थी। मैं मानता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि 1971 की लड़ाई थी। और जिस तरीके से एक देश को स्वतंत्रता दिलाई गई, सिर्फ 13 दिन के अंदर बांग्लादेश एक ऐसा देश जहाँ नदी, नाले, दलदल, जहाँ आपके हरकत के अंदर अलग अलग बाधाएं आती हैं, उसको 13 दिन में ले लेना, 93,000 कैदी बनाने, और उसके बाद 1 महीने के अंदर उस देश को उसके लोगों को सौंप कर वापस आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। मैं तो ये कहूँगा कि विश्व के सैन्य इतिहास के अंदर अगर सैन्य नज़रिए से देखा जाए तो इतना अच्छा युद्ध कौशल किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद एक फेस ऑफ जो आप बात कर रहे थे, वो फेस ऑफ था जब हमारे संसद के ऊपर हमला हुआ और पराक्रम के नीचे दोनों देश युद्ध के कगार पर आए। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई। फेस ऑफ इस तरह का कारगिल युद्ध के बाद भी आया। वो भी एक अलग समय था। हालांकि कारगिल युद्ध को एक तरीके से सीमित करने की बहुत कोशिश की गई। वो कभी लोगों की अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच है कि शायद हम सीमित नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं इस सवाल पे भी आऊँगी क्योंकि आपने एक आधे प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ बोली भी हुई है। आपने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में बोला सर। 1970 में आपका करियर शुरू हुआ और उसके बाद 1971 में ये वॉर होती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पे आप ऐसा कि जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो सोचता है कि ये योग्य, तो मैं क्योंकि
कोर्स वगैरह कर कर आया था तो इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति थी, और जो भी कोई स्पेशल टास्क आता था उसके लिए नियुक्ति थी कि कोई भी चीज़ अगर आ जाए कि आपको करनी है, क्योंकि कमांडो कोर्स करके आए थे, उसके अंदर डैगर मिला था सबसे, जो कि अच्छा करने के लिए मिलता है, तो कमांडिंग ऑफिसर को भी विश्वास था कि काम देंगे तो हो जाएगा। तो सर आप वही मैं पूछना चाह रही थी कि क्योंकि आपने अपनी किताब में ये मेंशन किया है, यू हैव डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल ऑफ बांग्लादेश बाय द पाकिस्तान आर्मी एज अकिन टू नाजिज्म। ये सर, ये नाजिज्म की आपने बात करी, तो क्या था, आपने ग्राउंड सिचुएशन में ऐसा क्या देखा, क्योंकि आपने ये बहुत हाईलाइटेड ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपकी किताब में। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ टिक्का खान के नीचे, उनके लिए यानी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो पंजाबी बाहुल्य है, और उनके लिए पंजाबी ही सब कुछ है। ज़्यादातर लोग पंजाब के हैं, उनकी लीडरशिप पंजाब की, और उनके लिए बंगाली सिपाही जो है वो एक तरीके से तिरस्कार के काबिल था। बंगाल के लोग तिरस्कार के काबिल थे, उनकी भाषा अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी, और इसलिए जब ये क्रैकडाउन हुआ तो एक बहुत बेदर्दी से, बेरहमी से फ़ौज वहाँ पर, पाकिस्तान फ़ौज ने काम किया। लोग बाग तकरीबन 10 करोड़ लोग तो भारत में आए, शरण ली जिन्होंने। बहुत लोग मारे गए, जिनको कि ये देखे कि आप ढाका यूनिवर्सिटी से उन्होंने जितने इंटेलेक्चुअल्स थे उनको निकाल के मार दिया, और रेप बहुत कॉमन था। बल्कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि जब हम चिटगांव लिबरेट करके सरेंडर के बाद जब हम चीज़ों को देख रहे थे, तो चिटगांव मेडिकल कॉलेज के परिसर में रेस इम्प्रूवमेंट कैंप था। इसलिए मैंने कहा कि नाजिज्म से भी भयंकर वो था, यानी कि कैंप था, उन्होंने जो महिला देखी उसको वहाँ पे डाल रखा था। उनके सिपाहियों को पूरा वो था कि वहाँ पे जाके जिसको मर्जी आए उसको रेप कर सकते हैं, और ज़्यादातर महिलाएं उसमें गर्भवती थी, और सब के सब अपने आप को मारना चाहती थी, इतनी उनकी हालत ख़राब थी। तो इसको हम क्या कहेंगे? जो जर्मनी ने ज्यूज़ के साथ किया शायद ही उससे भी भयंकर था। अब अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे यहाँ पर याददाश्त बहुत थोड़ी होती है, या किसी कारण से लोग बाग ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं। शायद बांग्लादेश के अंदर जो भी शासक आए, उन्होंने इस चीज़ को किसी कारण से दबाने की कोशिश की, और कुछ मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का भी प्रोपेगेंडा रहा, और मैं तो कहूँगा कि जिसको कोई शक हो वो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट थे, मस्करेनास, पाकिस्तानी थे। उनकी किताब छपी थी मेरे ख्याल से 1972 या 73 में, द रेप ऑफ बांग्लादेश के नाम से। उसको पढ़ें तो उनको पता चलेगा। भारतीय ने नहीं लिखी, वो पाकिस्तानी पत्रकार की लिखी हुई किताब है। तो लेकिन ये सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो कि जिन्होंने युद्ध देखा और जिन्होंने चीज़ें देखी, या जो मुक्ति बाहिनी में थे, उन्होंने उनको पता था क्या हो रहा है। लेकिन बाद की जो जैसे जैसे पीढ़ियाँ आती गई, शायद इस चीज़ को जो भी लोग सरकार के अंदर आए, उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की, अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। अभी जो सिचुएशन है बांग्लादेश में सर, क्योंकि आई एम श्योर तब आप एक यंग आर्मी मैन
और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और आपने बोला आप काफ़ी निपुण हो करके आप अपनी फील्ड में इसमें आए थे। ऐसे में तब आर्मी जब आपने ज्वाइन की थी और अब आप एज अ इंडियन जब आप ये सिचुएशन देखते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है, अभी स्थिति कहाँ पे है? जो कुछ है वो एक प्लान के तहत हुआ है, जिसमें एक देश का हाथ है। 75 के अंदर भी उनका हाथ था जब मुजीब की हत्या हुई, अब की बार भी उन्हीं का हाथ था। और मुझे बोलने में कोई शक नहीं है कि अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। 75 के अंदर भी इन्वॉल्व थे, अब भी इन्वॉल्व थे, और जो कुछ भी किया गया वो प्लान तरीके से किया गया। मुद्दा था जो मुक्ति योद्धा थे उनके जो परिवार थे और उनके लोग जो थे उनके लिए जो जॉब रिजर्वेशन था उसको शेख हसीना ने भी कम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ठीक, अब वो जितना 55 के करीब या 50% के करीब शुरू में था, और वो आप इसको इस तरीके से लीजिए, ये लोग वो थे जो देश की मुक्ति के लिए लड़े, देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़े। तो उनके परिवारों की देखभाल या, और इसमें सब शामिल थे, इसमें सिर्फ वही नहीं थे जो कि जिन्होंने हथियार उठाए, इसमें वो सब भी थे जो किसी न किसी तरीके से देश को आज़ाद करने के लिए आगे आए। ठीक है, एक समय आता है जब आप कहते हैं कि अभी शायद इसका असर सबके ऊपर हो गया है तो इसको कम करना चाहिए। वो शेख हसीना ने किया, लेकिन जैसे हमारे यहाँ कोर्ट है वैसे उनके यहाँ कोर्ट है, किसी ने केस टेकअप किया, वो स्ट्राइक डाउन हो गया। उस चीज़ को इस्तेमाल किया गया कि जी ये वैसे हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी सारी जगह जो है उनके लिए है, इसका दुरुपयोग होता है। आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, और जब आदमी भूखा होता है तो वो कोई भी स्टोरी उसको भा जाती है। तो इसलिए लोग बाग इकट्ठे हो गए और इसके अंदर कट्टरवादियों का समर्थन मिला, उनको उकसाया गया। पर मेरा अपना निजी विचार ये है, बांग्लादेश में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भारत के साथ सौहार्द चाहते हैं, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके जिस तरीके से वो चीज़ें हैं वहाँ पर, वो पाकिस्तान से मेल नहीं खाती। पाकिस्तान की वो देख चुके हैं, वो उनको पता है बहकावे के अंदर लोग बहुत काम करते हैं। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि जल्दी स्थिति ठीक होगी, और वो जो चीज़ें हुई हैं वो दूर होकर बांग्लादेश ठीक रास्ते पर चलेगा। बांग्लादेश ने बहुत उन्नति की है। अगर आप देखें, जब शेख हसीना आई थी तब से अब तक अगर आप प्रति व्यक्ति आमदनी देखें, देश की जीडीपी देखें, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट देखें, बहुत फ़र्क पड़ा जी। ठीक है, कोविड से सब देशों के अंदर नुकसान हुआ, उनके अंदर भी हुआ। अब सिर्फ उसी को एक कारण बनाकर किसी की आलोचना की जाए तो वो ठीक नहीं है। कई चीज़ें होती हैं जिसमें काफ़ी लोग जो सत्ता में नहीं आते वो तिरस्कृत होते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, और वो लोग ऐसी सब सोच के साथ जुड़ जाते हैं जो किसी और तरफ से उकसाई जाती है। तो हमको एक तख्ता पलट का किस्सा मिला, और मॉडल वही है, वही प्लेबुक थी जो रोमानिया के अंदर इस्तेमाल हुई या इराक़ के अंदर इस्तेमाल हुई, या किसी भी आप देश को उठा लीजिए जहाँ अमेरिका का हस्तक्षेप रहा हो। सेम रेजिग्नेशन दिया जाएगा, उसके बाद उनके पैलेस को या उनके महल को या उनके घर को रनसैक किया जाएगा। वो सब टीवी के ऊपर तस्वीरें आएंगी, देखो लोग कितने खुश हैं,
जहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हैं उनको तोड़ा जाएगा और आखिर के अंदर देश को राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा। मगर सर इसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, बॉर्डर शेयर करते हैं, भारत पर इसका इम्पैक्ट जो टर्मोइल हो रहा है, अच्छा मैं बता रही हूँ कि एज इंडिया एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है इन एवरी सेंस राइट नाउ, चाहे हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, हम अपनी जीडीपी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, ग्रोथ की बात करें, हम बात कर रहे हैं 2047 की कि हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, हम इक्विपमेंट्स की, हम डिफेंस में डील्स की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी फ़ाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बहुत ही कशमकश में है। ऐसे में मैं अभी बांग्लादेश की ही बात करूँगी, तो इसका इम्पैक्ट भारत में क्या देखते हैं जो टर्मोइल है, और जैसे कि अलग अलग लोगों ने इस चीज़ के लिए भी कहा कि वहाँ से अगर जो हिंदू हैं बांग्लादेश में उनको एक्सेप्ट करना चाहिए भारत में। देखिए क्या होता है जब इस तरह का टर्मोइल होता है और ख़ासकर जहाँ पर कट्टरवादी उसमें मिल जाते हैं तो सारी चीज़ माइनॉरिटीज़ के ऊपर डायरेक्ट करते हैं। बांग्लादेश में हो रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है, यानी कि 71 के बाद भी पहली बार नहीं हो रहा। 71 के बाद भी कई बार जब दंगे हुए हैं, दूसरी चीज़ें हुई हैं, टारगेट माइनॉरिटी कम संख्या में है। एक विजुअल्स बड़े अच्छे मिलते हैं, ये मंदिर जल रहा है, आदमी मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, और कट्टरपंथियों को इकट्ठा करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है। मेरा अपना मत है कि कोई भी देश और जहाँ कुछ लीडरशिप समझदार हो वो इस चीज़ को समझेगी कि कट्टरपंथ से देश नहीं चलता, कट्टरपंथ से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, कट्टरपंथ सिर्फ लड़ने और भिड़ने के लिए है जिससे देश आगे नहीं बढ़ता। तो कोई भी अगर देश हितैषी होगा वो इन चीज़ों के बारे में सोचेगा कि मेरी तो आर्थिक स्थिति खराब हो गई और यहाँ पर भुखमरी होने वाली है, लोगों के काम जाने वाले हैं, आपकी गारमेंट इंडस्ट्री ठप हो गई है, इतना बड़ा आपने गारमेंट इंडस्ट्री बनाई थी, गारमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? भारत से आता था। टेक्नोलॉजी कहाँ से आती थी? भारत से आती थी। तो एक अच्छा उनके लिए मिलाप था। आप उसको तोड़ देंगे तो रोजी रोटी तो आपकी जाएगी ना। अब ये समझ अगर आ जाती है तो आप देखेंगे कि रिश्ते ठीक होते हैं। दूसरी तरफ जितना एक तरीके से मैं कहूँगा कि काम भारत की तरफ से हुआ है, हमारे 3880 लोग वहाँ पर मारे गए युद्ध के अंदर। हमने भी उतना ही खून दिया है जितना बांग्लादेश के बाकी लोगों ने दिया है। तो कहीं भाई हमारे खून की भी तो कीमत होनी चाहिए। वेरी ट्रू। दूसरा, भारत ने जब सीमा समझौता किया जो कि दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास किया, जो कुछ एनक्लेव ऐसी थी जो भारतीयों की बॉर्डर में दूसरी तरफ थी, उनकी हमारी तरफ थी, हमने ज़्यादा इलाका उनको दिया। एक बड़प्पन था हमारा, तो हमसे क्या दुश्मनी है? तो ये मुझे आशा है कि लोगों को समझ में आएगी ये बात और चीज़ें ठीक होंगी। और अभी तो शायद प्लेबुक में एक चीज़ गलत हो गई है, शेख हसीना का रेजिग्नेशन है ही नहीं। अब रेजिग्नेशन नहीं है तो मान्यता जो अब इंटरिम गवर्नमेंट बैठी है उसकी मान्यता नहीं है। अब उनको चल रहा है कि जी राष्ट्रपति को हटा दो, राष्ट्रपति को हटा देंगे तो किसी की भी मान्यता नहीं है। वही एक पद बचा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो एक अजीब सी स्थिति वहाँ पर है। और मैं तो ये कहूँगा कि खुद वहाँ के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम किसी के प्यादे क्यों बन रहे हैं। 75 में क्या उनको कुछ मिला? क्या भुखमरी मिली, अब भी वही हाल होने वाला है। तो उनके लोगों से तो उनके अंदर खुद ही इस चीज़ की चेतना आनी चाहिए
कि जो अभी आए हैं शासन में, उनका क्या वो रहा है। उनका नोबेल भी अमेरिका का दिलाया हुआ है। वो खुद एक बड़े घोटाले में फंसे हुए थे जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। वो कहाँ देश को आगे लेकर जाएंगे, क्या एक्सपीरियंस है, क्या सोच है। और कोई भी जो बांग्लादेश को चाहता है कि उनका जो राष्ट्रगान सोनार बांग्ला, वो सोनार बांग्ला बने, तो उसके लिए इन सब चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं कारगिल वॉर पे आऊँगी। आपको ऑपरेशन विजय मेडल से आपको नवाजा गया। सर, कारगिल वॉर का ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको लगता हो कि एक जो उस वक्त भारत और पाकिस्तान का फेस ऑफ हो रहा था, उसका टर्निंग पॉइंट आप मानते हो? देखिए, टर्निंग पॉइंट कारगिल की अगर हम लड़ाई का लेते हैं, पहला टर्निंग पॉइंट था जब जो एक शुरू के अंदर सोच थी कि ये घुसपैठ आतंकवादियों की है। जिस दिन आपने अपने दिमाग में से वो निकाल दिया कि आतंकवादियों की नहीं है, ये तो रेगुलर ट्रुप्स हैं पाकिस्तान फ़ौज के, टर्निंग पॉइंट, पहला टर्निंग पॉइंट वो था। उसके बाद आपने कहा अच्छा आतंकवादी नहीं है तो अब मैं पूरी शक्ति के साथ इनको हटाऊंगा। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से उस ऊंचाई के ऊपर जहाँ पे ना पेड़ है, ना घास है, ना पौधे हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हमारे जवानों ने वो काम किया जो शायद विश्व के अंदर किसी ने नहीं किया होगा, और आपने उनको खदेड़ दिया। और कारगिल विश्व युद्ध का दूसरा टर्निंग पॉइंट था जब आपने उस चीज़ को याद किया कि 1972 के अंदर लड़ाई के बाद, जो 71 की लड़ाई के बाद जो शिमला समझौता हुआ था, उसके अंदर दो चीज़ें कही गई थी। पहली कि जो लाइन मिलिट्री कमांडर्स डिलिनेट करेंगे उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाएगा, और उसका पुरानी किसी लाइन से कोई वो नहीं है। उससे पहले सीज़ फायर लाइन थी जो कि 49 के अंदर कराची एग्रीमेंट के तहत उसका मैप के ऊपर डिमार्केशन किया गया था। हमारा सारा का सारा उसके अंदर लक्ष्य ये था कि हम उस कराची एग्रीमेंट से अलग हों, क्योंकि वो कराची एग्रीमेंट हमारे फेवर में नहीं था। और दूसरी चीज़ में कही गई थी कि ये जो लाइन जो डिलिनेट की गई है अब, इसको कोई भी देश इसको ऑल्टर नहीं करेगा, इसको बदलाव नहीं करेगा। अगर आपके बीच में मतभेद है तो मतभेद के लिए बातचीत करिए। तो इसका एक साफ मतलब था कि एक तरीके से आप ये कह रहे थे कि इसकी मान्यता वही है जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर की होती है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अगर आपने एक जगह गड़बड़ की है तो आप उसका जवाब कहीं भी कर सकते हैं। और इसीलिए इस समझ के अंदर पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि अगर वो कुछ करेंगे तो भारत कहीं भी कुछ कर सकता है। तो ये लाइन कारगिल युद्ध तक बरकरार रही, किसी ने किसको बदली नहीं किया। लेकिन कारगिल युद्ध के अंदर इसको बदली करने की कोशिश की गई। उस समय जो भी कारण थे, शुरू में इसको सीमित रखा गया। तो दूसरा टर्निंग पॉइंट वो था जब देश के नेतृत्व ने कहा बहुत हो गया, अब हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। और जिस दिन आपने ये फैसला किया और आपने ये इस फैसले के बारे में जो विश्व की बड़ी शक्तियाँ उनको बोल दिया, उस दिन पाकिस्तान के ऊपर दबाव आया कि देखिए इसके बाद हम आपके नुकसान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये दो चीज़ें मैं ये कहूँगा कि बड़े टर्निंग पॉइंट थे। आप इसको मानते हैं कि जो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था वो कहीं ना कहीं एक रेज था कारगिल को लेकर के, जिस तरह से अटैक पूरा प्लांट किया गया? ऑपरेशन पराक्रम कारगिल से नहीं जोड़ूंगा। आतंकवादी घटना थी। आतंकवादी घटना का कोई
जुड़ाव नहीं होता। आतंकवादियों को प्रेरणा मिली थी कि किस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर बात करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, एक परोक्ष युद्ध हमारे खिलाफ कर रहा है। ये उस परोक्ष युद्ध का हिस्सा मानिए। और 2000 की इस घटना ने देश को तो झकझोर दिया और हम लड़ाई के कगार पर थे। किसी भी दिन लड़ाई हो सकती थी। बाद में विश्व की बड़ी शक्तियों ने दबाव डाला दोनों देशों के ऊपर, क्योंकि आज की तारीख में युद्ध किसी के लिए लाभकारी नहीं है। इकोनॉमी के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इंटरकनेक्टेड हैं सब जगह। सप्लाई चेन्स सारी की सारी मिली जुली होती हैं। तो एक जगह युद्ध होता है तो उसका असर सब जगह पड़ता है। प्रेजेंटली हम देख भी रहे हैं हाँ कि किस तरह से सिचुएशन हो जाती है, इकोनॉमी पूरी की पूरी यूक्रेन की डिस्ट्रॉय हो उसका सबके जाती ऊपर है। फर्क पड़ रहा है। जी, कोई ये नहीं है कि हम यूक्रेन के आसपास हैं तो फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए उस टाइम जो दबाव दिया गया और जनवरी के माह में कहा गया कि जी अभी कुछ दिनों के बाद जो है पाकिस्तान मुशर्रफ साहब कुछ बोलने वाले हैं और उसके बाद थोड़ी शांति की बात होगी, ये होगी वो होगी, तो चीज़ें थोड़ा टेम्परेचर उसका नीचे आ गया। नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उधर भी विजयी होकर आते। सर, ऑपरेशन पराक्रम के टाइम एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारे अब तो वेब सीरीज, सीरियल्स, बहुत सारी चीज़ें बन करके आ रही हैं और उसमें डिस्क्लेमर भी लगा होता है, लेकिन सर एक्चुअल आप उसको लीड कर रहे थे, क्या हुआ था सर? देखिए, मैं उस समय हमारी जो पंजाब के अंदर 11 कोर है उसके अंदर BGS था और हम लोग डिफेंसिव कोर हैं और डिप्लॉयड थे कि कब हमको मौका मिले। हम तो इस ताक में थे कि कब हम लोगों को मौका मिले, कि जितनी तैयारी की है जो कुछ उसको आगे करने के लिए। कई बार ये भी लगता था देखो ज़बरदस्ती रोका हुआ है हमको, हम अभी बस छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब आप देखते हैं विश्व में क्या हो रहा है, देश का नेतृत्व क्या सोच रहा है, क्या इसका असर देश की आर्थिक स्थिति पर होगा, तो फिर अपने मन को संतोष देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और तकरीबन आप ये लगा लीजिए कि 2001 से चीज़ें शुरू हुई। 2002 के मध्य में जाकर ये कन्फ्रंटेशन ख़त्म हुआ और इसके अंदर बहुत कुछ हुआ। डिफेंसिव तौर पर दोनों तरफ माइनफील्ड लग गए, माइनफील्ड फिर निकाले गए। उसमें भी माइनफील्ड बड़ा अजीब सी चीज़ होती है। माइन लग जाते हैं खेतों के अंदर, जैसे चूहे आते हैं वो कुछ उसको हिला उलू देते हैं, तो उनके वजन से तो कुछ नहीं होता, और या उसका कुछ हिस्सा काट देते हैं और बाद में जब आप निकालने लगते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत आती है। माइन फट भी जाती हैं, लोगों को नुकसान भी होता है। तो वो सब कुछ भी हुआ। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उस टाइम एक लोगों के बीच में, खासकर जब हम डिप्लॉय हुए, एक लोगों के बीच में वो था कि अब की बार तो दिखाई देते हैं जी। तो अब की बार दिखा देते हैं, लेकिन वो मौका आया नहीं दिखा देने का और फिर बाद में सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए। सर 26/11 की जब मैं बात करती हूँ, आपको लगता है कि ये मुंबई टेरर अटैक्स को हम बेटर वे में डील कर सकते थे जिस तरह से उसको डील किया गया? देखिए, मेरा मानना है कि हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज 20/20। देखिए, जब आप किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं उसके बाद तो आपकी नज़र बहुत पैनी होती है। हाँ, मेरा उत्तर है चीज़ें ठीक की जा सकती तो उसमें गलतियाँ बहुत थीं। मच्छी मार बस्ती के अंदर बोट उतरती है,
कुत्ते तो भौंके होंगे, आवाज़ तो कुछ हुई होगी, किसी को नहीं पता। आराम से आते हैं वो, बुधवार पार्क उसके एकदम आगे है जहाँ पे रेलवे की कॉलोनी है। वो तो मैं कहूँगा कि ईश्वर ने बड़ा अच्छा किया कि उन लोगों ने बुधवार पार्क की तरफ देखा नहीं तो बहुत पहले जो एक बहुत बड़ी आतंकी घटना होती। वो जा रहे हैं बम्बई तो सोता नहीं है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, लोग बाग चलते रहते, किसी ने नोटिस नहीं किया। क्यों? पुलिस का शुरू का जो रिएक्शन था वो उतना सक्षम नहीं था कि चीज़ों को रोका जा सके। बड़े बड़े पुलिस अफसर भी मारे गए। शिवाजी टर्मिनल के ऊपर जाके ज़बरदस्त फायरिंग हुई, किसी पुलिस वाले ने गोली नहीं चलाई। ये ज़रूर कहने को मिला नहीं जी हमारे पास तो 303 थी। अरे 303 से तो पठानों ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था, उन्होंने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था। लॉन्ग रेंज हथियार है, उसकी गोली AK-47 की गोली से बड़ी है। अगर एक वो गोली फायर करते तो टेररिस्ट भागता नहीं क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ठीक किया जा सकता था। और हम उनके जो वार्तालाप हो रहा था टेररिस्ट का, उनके हैंडलर्स के बीच में वो सुन रहे हैं, लेकिन हमने उसको बंद करने की कोशिश नहीं की। हमने एक वो स्थिति पैदा करने की कोशिश नहीं की कि आतंकवादी ये फील करे तो क्या हो रहा पता नहीं, मेरे को कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। वो मार्गदर्शन चल रहा है, अभी मत मारो, अब ये करो, अब रेस्ट करो, अब खाना खा लो, अब दवाई खा लो। तो बहुत गलतियां हैं। अब वही है कि उन गलतियों को लेकर हम आगे के लिए क्या करते हैं, तभी जाके चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उन गलतियों को लेकर आगे की चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसी तरह की चीज़ होगी, लेकिन अगर कोई घटना होती है तो उसमें हम क्या करेंगे? क्या आज हमारी तटीय सुरक्षा प्रणाली अच्छी है? अगर अच्छी है तो हमने क्या उसको टेस्ट किया है? क्या हमने चेक किया है कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो अच्छा है? क्या तालमेल जो होना चाहिए पुलिस बलों के बीच में और दूसरे बलों के बीच में, क्या वो ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप, और इसलिए मैंने कहा कि हाइंडसाइट जो होती है वो 20/20 होती है। सर, आपको लगता है कि जो देश की लीडरशिप होती है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ऐसी सिचुएशन में? जैसे कि मैं आर्मी के एक इवॉल्व होने की भी बात कहूँगी। पिछले 20-25 सालों में, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊँगी, चलिए 2000 से लेकर के अभी तक की मैं आर्मी के दृष्टिकोण में डिफेंस इक्विपमेंट की बात भी करूँगी, लेकिन एक होता है कि एक आर्मी का एटीट्यूड होता है और वो कैसे इवॉल्व हो, एक लीडरशिप का कितना बड़ा रोल होता है जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है, एक कोऑर्डिनेशन में, एक गाइडेंस में। देखिए, लीडरशिप का बहुत अहम रोल है, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो चाहे सिविलियन लीडरशिप हो। जहाँ पर देश के नेतृत्व का सवाल है, अगर वो लीडरशिप हमारी निगाह के अंदर सक्षम है, वो फैसले लेने के अंदर आगे आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो देश के जितने भी सैन्य और अर्धसैनिक बल हैं उनकी ज़रूरतें देखी जाए और उनको इस चीज़ की एक प्रेरणा दी जाए कि देखिए हमारा हाथ आपके कंधे पर है, फिक्र मत करिएगा। तो आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर वो ये है कि देखिए अभी बताएंगे, अभी सोचेंगे, अच्छा आपकी ये ज़रूरत है, देखते हैं कैसे पूरी होंगी, तो वहाँ से सिग्नेचर करा लेते हैं, कुछ करिएगा मत, बहुत इसका फ़र्क पड़ जाएगा, तो उससे मोराल थोड़ा नीचे आता है।
और फिर कई बार सेनाएं अपना काम करती हैं, कई बार वो एक्शन लेती हैं, लेकिन वो एक्शन उनके रिस्क पर होता है। उनको पता होता है कि कोई गड़बड़ हो जाएगी तो कैरियर ख़त्म। वो सिर्फ एक पैशन और उस वक्त जो सिचुएशन सामने होती है उसको देखते हुए बिल्कुल। अपने ही रिस्क पे लेते। एक टाइम था पहले, मैं आपको और थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। एक टाइम था 70s के अंदर, जब जो हमारे SOPs थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो इतनी मोटी किताब में थे, उतना मोटा एक वो था, हर पोस्ट के ऊपर होता था। हम लोग उसको पढ़ते थे। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उसमें सब चीज़ें लिखी थी, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है। और मुझे याद है कि पुंछ में आगे एक पोस्ट के ऊपर थे, वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई तार तो लगा हुआ नहीं है, वो एक लैंडमार्क, उसमें नक्शे के हिसाब से आप कहते हैं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। उनकी तरफ से गाय भैंस आ जाएगी, उसके साथ कोई सिविलियन आ जाएगा, तो उसका एक प्रोसीजर था। मैं कंपनी कमांडर था और वहाँ से एक आदमी जो है वो अपनी भेड़ बकरी और गाय लेकर आता था, एक पत्थर पे बैठता था और बैठा रहता था। तो उसके लिए था कि पहले आप विसिल बजाओगे उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, फिर उसको झंडा दिखाओगे कि भाई जाओ वापस। वो देखता था, वो भी हाथ हिलाता था ऐसे करके। उसके बाद था कि जी आप पीछे रिपोर्ट दोगे अपने कमांडिंग ऑफिसर को कि सर मैंने 3 बार ऐसा कर लिया है, अब मैं क्या गोली चला सकता हूँ? तो कहेगा देखो मुझे तो लगता है कि तुमने 3 बार नहीं किया, 3 बार और करो। आप फिर उसको रिपीट करोगे। उसके बाद वो कहेगा कि हाँ जी मैं ऐसा है कि मैं ब्रिगेड कमांडर को बताता हूँ, ब्रिगेडियर साहब को, वो भी आपसे वही करवाएंगे। तब तक वो, उसको पता था उस आदमी को कि गोली तब तक नहीं चलेगी। वो कुछ देर के बाद उठता था, अपने आप ही चला जाता और अपनी लुंगी झाड़ता था और चला जाता। 2-3 बार हुआ। मैंने कहा कि ये तो हमारे जो जवान है उनका मोराल डाउन होता है। तो एक बड़ा अच्छा लड़का था, हमारा स्नाइपर था, उसको उन्होंने बुलाया कि कल तुम मेरे साथ रहोगे। उसको हमने एक जगह दिखाई, वहाँ पे वो बैठा पोस्ट के अंदर। मैंने कहा जब मैं कहूँगा आपने एक गोली फायर करनी है। वो आया, चट्टान पे बैठा। मैंने कहा कि हमने कोई विसिल नहीं बजाई, कुछ नहीं किया। अच्छा, वो भी चकरा रहा था कि वो विसिल ही नहीं बजा रहे। उसने कहा कि अब ये भी थक गए विसिल बजाने के चक्कर में, झंडा दिखाने के चक्कर में। वो जैसे ही चट्टान पे बैठा, उसने कहा कि ये गोली जो है चट्टान पे लगनी चाहिए, लेकिन इसके दोनों टांगों के बीच में लगनी चाहिए। उसने फायर की। वो आदमी उछल के ऐसा गया कि उसके वापस बाद वो नहीं कभी आया। नहीं आया हमारे इलाके में। अब दिक्कत क्या है, गोली आपने चला दी। अब आप इसको रिपोर्ट करोगे कि आपने गोली चलाई है, तो आपका गला फंस गया, तो आप उसको रिपोर्ट नहीं करोगे, आप झूठ बोलोगे तो हमने तो चलाई नहीं गोली। आज की तारीख में शायद ये झंडे झुंडे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर वो भी चेंज हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि नेतृत्व का बहुत फ़र्क होता है कि नेतृत्व क्या चाहता है। और अगर नेतृत्व लगता है सेनाओं को कि नेतृत्व का हाथ उनके कंधे पर है कि आप कुछ भी करोगे हम आपके साथ हैं, तो उसका मोराल ऊपर होता है। सर, एक आर्मी ऑफिसर आए थे शो पे, तो उन्होंने एक चीज़ बोली, देखिए कि सर्जिकल स्ट्राइक को अब कह लीजिए एक मीडिया के चलते और एक डेटरेंट की तरह, मेजरली एक डेटरेंट की तरह इसको हाईलाइट किया गया है, लेकिन इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होते रहे हैं, हमने किए हैं, लेकिन उनको हम रिपोर्ट नहीं करते थे, हमने किए हैं। कर ही नहीं सकते थे। मैंने आपको बता दिया, उदाहरण बता दिया। आपको मरना थोड़ी है, आपकी रैंक चली जाएगी, आप घर चले जाएंगे।
कैसे कर सकते हैं आप? बहुत चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपको किसी का समर्थन नहीं मिलेगा। आज आपको पता है कि आपको समर्थन मिलेगा, अगर आपने सही चीज़ की है आपको समर्थन मिलेगा। तो ये नेतृत्व का बेसिकली जो लीडरशिप है बहुत फर्क और पड़ता है। उसका बहुत फ़र्क पड़ता बहुत है। फर्क। सर, अग्निवीर को लेकर के टाइम एंड अगेन बहुत बातें हुई हैं, आपने भी कई सारे इंटरव्यूज़ में पूरा 360 डिग्री पर्सपेक्टिव उसको लेकर के प्रेजेंट किया है। लेकिन एक बात मैं समझना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत क्लैरिटी है, लेकिन ये जो अग्निवीर का ये जो कॉन्सेप्ट आया था, क्या ये वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि हमारे देश के हर एक नागरिक को अगर देश पे बन जाए तो देश की रक्षा करना आना चाहिए? जैसे इज़राइल की फोर्सेस, वहाँ के सिटीजन्स हैं, कोई अपना डॉक्टरी छोड़ करके, कोई अपना एमएनसी में नौकरी छोड़ करके, अपना बिजनेस छोड़ करके, व्हेन इट कम्स टू द कंट्री एवरीवन इज़ प्रोटेक्टिंग द नेशन। यही कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। देखिए, कंसेप्ट जब उस टाइम चीफ थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। वो फ्रांस का टूर ऑफ ड्यूटी कंसेप्ट था। जी जी। अमूमन बहुत से देश जहाँ जनसंख्या कम होती है वो इस तरह का कंसेप्ट अख्तियार करते हैं। अगर हम चीन को भी लें, चीन के अंदर भी यही हाल है। हर सैनिक को इतने साल के लिए नौकरी करनी है, 4 साल 5 साल जो भी है, उसके बाद वो जा सकता है। पीछे सोच ये है कि हर आदमी ट्रेन होकर जाएगा, अनुशासन लेकर जाएगा और देश का एक काबिल नागरिक बनेगा। ये इसकी सोच थी। सोच में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ समस्या ये आती है कि सेनाएं नौकरी और सम्मान का जरिया है। परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सेना के अंदर जा रहे हैं। अगर उनको कहा जाए कि भाई ये तो अभी कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगा, तो उनके सम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है। इसलिए कुछ इसके अंदर संशोधन की आवश्यकता है। और जो भी अभी तक मेरा पर्सनल फीडबैक है, पहले बैच का बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग सेंटर से बड़ा अच्छा फीडबैक था। ये बच्चे जब यूनिट्स में गए, यूनिट से भी अच्छा फीडबैक है। अभी दूसरा बैच ट्रेन हो रहा है। मैं हमारे रेजिमेंट के सेंटर पे गया था, जो अग्निवीर थे उनसे बातचीत की, बहुत जोश है। तो चीज़ अच्छी है। अब इसको अपने सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अगर इसमें कुछ हम संशोधन करते हैं तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। जी। एक जिम्मेदारी के साथ सर एक बात बोलूँगी मैं कि चाहे आप एक आपने बोला एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह ट्रेनिंग की, आप 4-5 साल आप सर्व करिए, आपके अंदर बेसिक एटिकेट्स या बेसिक एथिक्स आपको अपने देश को लेकर के या समाज को लेकर के इन जनरल भी आपके अंदर आ गए, फिर आप जाकर के अपना और जहाँ कहीं भी और जहाँ कहीं आप जाएंगे वहाँ पर भी आप सम्मान के हकदार रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल हम देश के युवाओं को एक दिशा दे पाएंगे, ये बात सही रहेगी सर? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने कहा कि ये एक नौकरी और सम्मान का ज़रिया है हमारे देश में। सिर्फ देश सेवा की बात नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के अंदर जाते हैं तो उनका एक बड़ा वो रहता है। इसके अंदर अगर उसको जो अब हो गया कि भाई लैटरली इनको एक्सेप्ट किया जाएगा, इनको प्राथमिकता दी जाएगी पुलिस बलों में, अर्धसैनिक बलों में, फला जगह पर, तो ये नहीं है कि जब वहाँ से आएगा तो वो बिना नौकरी के है। क्योंकि एक ये मिथ्यावाद जो है लोगों के दिमाग में डाला गया, ओ भाई वहाँ से तो जब उसके 4 साल हो गए उसके बाद तो वो घर पे आके बैठेगा। अगर वो दूसरे उसमें फोर्स में जा रहा है, ट्रेंड आदमी उस फोर्स में जा रहा है, उस फोर्स में ज़्यादा देर तक नौकरी कर, तो बहुत अच्छी बात है। वो भी वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ संशोधन की आवश्यकता है। वो संशोधन कुछ करने से चीज़ें अच्छी चलेंगी। सर, जम्मू कश्मीर में ये जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं अभी,
चुनाव हुए हैं, उनको लेकर के आपका क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर के आवाम को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से टर्नआउट हुआ है, पहली बार ऐसा टर्नआउट देखने को मिला इलेक्शंस में, और लोग बाग बढ़ चढ़ कर आ गए। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोगों के अंदर भरोसा है जनतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, और इसके अंदर 370 अनुच्छेद का जाना भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर था कि अब हम इसके अंदर सहर्ष शामिल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक पार्टी निकल कर आई है आगे, वो पार्टी पहले भी रही है, और एक मेजॉरिटी की गवर्नमेंट वहाँ पर बन रही है। तो लोगों का इनके प्रति जो एक समर्थन मिला है, वो भी ये दिखाता है कि शायद इस लीडरशिप के नीचे वो काम करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि ये उस विकास के रास्ते पर उनको ले जा सकते हैं जिसकी आकांक्षाएं हैं। बहुत सालों से है, बहुत सालों से। शायद इस सरकार, पहले जब ये सरकारें थी, इनके नीचे उतना काम नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है कि लोगों के अंदर ये आशा हो कि अब की बार शायद इनके आने से फ़र्क पड़े, क्योंकि वो मेन सिस्टम से कनेक्टेड है, मेन सिस्टम से कनेक्टेड है, मेन तंत्र से कनेक्टेड है। सो थोड़ा सा मैं जियोपॉलिटिकल अब इश्यूज़ पे बात करूँगी। जस्टिन ट्रूडो का जो स्टैंड है इस वक्त इंडिया के अगेंस्ट, पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, इसको लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो कैनेडियन आतंकवादियों को बचाने की ताक में। खालिस्तान है क्या? हमारे यहाँ तो पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। आप दोनों पंजाब के अंदर से खालिस्तान निकालना चाहते हो क्या? वहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादातर वो हैं जो आश्रय लेने के लिए गए, जाके उन्होंने झूठ बोला कि हम तो रिफ्यूजी बनकर आए हैं, हमारे यहाँ हमें बहुत तंग किया जा रहा है। उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया, रिफ्यूजी स्टेटस के नीचे उनकी पौबारा हो गई, खूब उनको मज़ा आ रहा है, वहाँ पर हर तरह की सुविधा मिल रही है। अब उनको कोई दूसरा जो पहले से वहाँ पर है, जिसकी विचारधारा विकृत हो चुकी है, वो उनको कहे कि देखो इसके अंदर मिलो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ़ हम शिकायत करेंगे, तुमको यहाँ से हटा दिया जाएगा, तुमको वापस भेज दिया जाएगा। ये हो रहा है, ये उनको समर्थन का उनका एक तरीका है। और मैं तो ये कहूँगा कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो परिपक्वता नहीं दिखा रहे, और उसका कारण ये है कि वो निजी राजनीतिक हित देख रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं अपना, कि इनके सपोर्ट से मेरी सरकार, उनकी जो पार्टी है, जो अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं, उनके सपोर्ट से उनकी सरकार बनी है, तो उनको तो वही दिख रहा है। लेकिन सर, जो इनके खुद की पार्टी के भी जो लोग हैं, उन्होंने भी सिग्नेचर कैंपेन इनके अगेंस्ट शुरू कर रखा है। इंटरनल क्राइसिस इनके, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो हट जाए। नहीं, अच्छी बात है। उनसे, उनके कारण कनाडा का कोई भला नहीं हुआ है, और मैं तो कहूँगा कि कनाडा के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, कनिष्का के अंदर कितने लोग मरे, जब एयर इंडिया का कनिष्का को उड़ाया गया, कितने लोग मरे? वो कैनेडियन नागरिक नहीं थे क्या? वो कहीं बाहर के तो नहीं थे? तो क्या कनाडा के लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं है? और अगर आप एक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो आतंकवाद कितना और फैलेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। सर, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले ही ये 16th ब्रिक्स समिट रशिया में हुआ था, और इसके साइडलाइन में 5 साल के एक स्टैंड ऑफ के बाद एक रुकावट आ गई, पॉज आ गया था लंबा,
इंडिया और चाइना के बीच में। उसके बाद अभी दोनों ही लीडरशिप ने आपस में बात करी और कई चीज़ों को लेकर के बोथ ऑफ देम दे साउंडेड वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। जो मिलिट्री को जो स्टैंड ऑफ को लेकर के बात थी बहुत क्लैरिटी के साथ हुई। क्या आप मानते हैं कि ये समिट जो हुआ है इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के लिए आने वाले टाइम में गेम चेंजर हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, जब कोई चीज़ रुक जाती है और एक आपसी रिश्तों के अंदर खटास आ जाती है, उसके बाद अगर कुछ उपाय किए जाएं कि हाँ जी इस खटास को दूर करने के लिए हम ये करेंगे, और फिर चीज़ें ठीक लगने लगती हैं, तो ये समय वो है। और एक वातावरण के अंदर सकारात्मकता आई है, और ये सकारात्मकता दोनों देशों के रिश्तों के अंदर भी आएगी। दोनों की बात हुई है, आगे क्या होता है वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन ये समय सकारात्मकता का है। सर आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। इसमें एक और चीज़ आई थी कि लोगों ने बोला है और कई बुद्धिजीवियों ने इस चीज़ को बोला है कि अभी नहीं तो कुछ समय बाद लेकिन भारत और चीन का युद्ध होना तो तय है। देखिए, उसका कारण ये है, लोग बाग जो भी बोलते हैं, चीन की सोच विस्तारवादी है, हिस्टोरिकल। अब कोई कहे कि नहीं जी हम विस्तारवादी नहीं है, वो उनकी सोच है। आप हिस्ट्री देखिए, उनकी विस्तारवादी सोच है। मंगोलिया का कुछ हिस्सा उनके पास है, तिब्बत उनके पास है, वियतनाम के साथ उनकी यही हुई, साउथ चाइना सी के अंदर ये हो रहा है। जहाँ आप देखेंगे कुछ ना कुछ उनकी वो रही है कि कैसे कहीं पर इलाका ले लिया जाए या अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। तो ऐसी सोच को लेकर अगर आप उसके आगे की बात सोचते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो लोग बाग उसको लेकर कहते हैं कि शायद एक समय ऐसा है। मेरा अपना मानना है कि दुनिया आर्थिक नीतियों पर चलती है। आपकी आर्थिक ताकत क्या है वो आपकी ताकत को बनाती है। युद्ध करने के लिए भी आर्थिक ताकत चाहिए। आज युद्ध बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है। आज अगर युद्ध होता है तो आप कम से कम 20 साल पीछे चले जाएंगे। ट्रू। मुझे नहीं लगता कि कोई देश चाहेगा कि वो 20 साल पीछे चला जाए, और इसलिए बहुत सोच समझकर फैसला लेगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज जब विश्व इतना कनेक्टेड है तो युद्ध की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं या युद्ध सीमित हो जाता है। लेकिन सीमित युद्ध के अंदर भी आर्थिक हानि होती है, क्षति होती है। तो अब ये उसके नेतृत्व पर निर्भर करता है कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। सर क्योंकि ये समिट रशिया में हुआ तो एक टाइम पे ये भी माना जा रहा था कि पूरे जो यूक्रेन वॉर के चलते रशिया को आइसोलेट कर दिया, खासकर वेस्टर्न पावर्स ने, अमेरिका ने ये सोचा कि हमने रशिया को आइसोलेट कर दिया। फिर ये होता है ब्रिक्स समिट, जिसमें एक 36 कंट्रीज़ को बुला करके ये ब्रिक्स समिट होता है, लीडरशिप पहुंचती भी है और 4 नए मेंबर्स को भी शामिल करती है। इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई को भी, और भी मेंबर्स के लिए भी प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऐसे में आप मानते हैं कि रशिया के लिए ये फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स था जियोपॉलिटिकली? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ब्रिक्स तो होना था, रशिया के अंदर हुआ जबकि वो उनका यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और पश्चिमी देश अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के खिलाफ। ऐसे उसके अंदर अपने देश में एक ऐसा समिट करना बहुत बड़ी चीज़ है। शायद ये भी दर्शाता है कि वो इन सब चीज़ों से घबराया नहीं है। और नुकसान किसका हो रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध में? यूरोप का नुकसान हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि यूरोप के लोगों को जागना चाहिए। गैस चली गई,
पेट्रोल की किल्लत आ गई, आपने यूक्रेन जो कि ब्रेड बास्केट था यूरोप का वो ख़त्म कर दिया, तो नुकसान तो यूरोप का हुआ है। अब यूरोप के आदमी अगर नहीं जगेंगे फिर कैसे काम चलेगा। सर, कमला हैरिस को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने से आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में, अमेरिकन इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स को कोई फ़ायदा, कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ायदा हो सकता है। एक उनको प्रोजेक्ट करने का एक वो रहा है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट हु इज़ नॉट ऑल अमेरिकन, अगर हम वो कहें, ठीक, तो लोगों के अंदर हो सकता है उसके लिए ज़्यादा उत्सुकता हो वोट देने के लिए। हालांकि जब आप उनकी डिबेट्स को सुनते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जिस तरह के वो उत्तर देती हैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो क्या करने वाली हैं। दूसरी तरफ ट्रंप हैं, अब देखते हैं इलेक्शंस के अंदर क्या होता है। इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, कौन जीतता कौन हारता पता नहीं होता। लेकिन सर, ट्रंप का जीतना भारत के लिए कितना पॉजिटिव हो सकता है? क्योंकि टाइम एंड अगेन उन्होंने अंडरलाइन किया है गुड एलाई, इंडिया इज़ अ गुड एलाई मोदी, पीएम मोदी के लिए, कि ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। स्मृति जी, ऐसा है, हर देश अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। अमेरिका को हमसे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका का मतलब सिर्फ ये है कि उनको हमसे क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारे मार्फत क्या फ़ायदा हो सकता है, तो वो उस चीज़ को देखेंगे, वो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, वो भारत के इंटरेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो अपना फ़ायदा देखेंगे, चाहे वो कमला हैरिस हैं चाहे वो ट्रंप हैं। और हमको ये चीज़ समझकर चलनी चाहिए। कई बार हम खुश हो जाते हैं भारत के लिए पॉजिटिव। आने वाले समय में आपके पॉलिटिकल प्लान्स क्या हैं? देखिए, अभी जैसे मैंने अपने ट्वीट में कहा था कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना है, और बहुत कुछ है करने के लिए। जब मैं रिटायर हुआ था तो मेरे मन में था कि समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं किसानों के साथ जुड़ गया, यूथ के साथ जुड़ गया, और उसके बाद जनतंत्र मोर्चा बनाकर हमने अन्ना जी को अपने साथ मिलाया कि हम आपको उस स्थान पर दोबारा पहुंचाना चाहते हैं जहां लोग बाग आपको छोड़कर चले गए। यात्रा शुरू की, लोकपाल बिल पास हो गया, तो मैंने उनको कहा कि अब आप फिर उसी स्थान पर हैं। और उसके बाद, क्योंकि मैं हमेशा उस यात्रा के दौरान कहा करता था कि अगर आपको पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारना है तो नॉन पॉलिटिकल लोगों का आना ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉलिटिकल कल्चर होता है, हर पार्टी के अंदर है, और इस कल्चर के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस कल्चर के अंदर तभी कुछ सुधार आएगा जब आप नॉन पॉलिटिकल लोगों को लेंगे, एक फ्रेश ब्लड आएगा, उनके अलग वो आएंगे। उस चक्कर के अंदर बहुत पॉलिटिकल पार्टियां मेरे पास आई उस समय, और अल्टीमेटली एक डिसीजन लिया कि एक नेशनल पार्टी है जिसकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल खाती है, और वो थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पार्टी ने कहा आप चुनाव लड़ोगे, पहले एक्सपीरियंस था, चुनाव लड़ लिए। दूसरी बार उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ दीजिए। तो अब आगे क्या करना है, अभी इसके ऊपर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच विचार करेंगे। जी, लास्ट सवाल सर, जब भी एक सिस्टम के बारे में बात होती है तो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। ऐसे में लेफ्टिस्ट विचारधारा को लेकर के, वामपंथी विचारधारा को लेकर के बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ है। आप देश की हायरार्की में इस विचारधारा को कहाँ देखते हैं? देखिए, वामपंथी विचारधारा की कोई जगह नहीं है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप युवा होते हैं,
मेरे को लगता है कि 90% लोग वामपंथ की तरफ उनको अच्छा लगता है। सबको ये मिलना चाहिए, सबको ये बराबर होना चाहिए। जैसे जैसे आप बड़े होकर असलियत को समझने लगते हैं तो आपको लगता है कि ये विचारधारा फॉल्टी है। और हमारे यहाँ क्या हुआ है, इस विचारधारा के कारण हमारे इतिहास का जो असली चेहरा था वो छिप गया, वो चीज़ें रखी गई। सब जगह आज़ादी के बाद जो ज़रूरी जगह थी वह वामपंथी आ गए और उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे कि देश को नुकसान हुआ। आज चीन भी बदल गया भाई, रूस भी बदल गया। हमारे यहाँ उस पुरानी विचारधारा की ज़रूरत नहीं है और एक तरह से हिपोक्रेसी है उनके उस सिस्टम में। वो जाएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए, बाहर आकर कहेंगे कि ईश्वर कुछ नहीं है। क्या ये आडंबर नहीं चाहिए। सर, आपने बहुत अपना कीमती समय, हालांकि ये फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, त्योहारों का सीज़न है, आपने बहुत कीमती समय निकाल करके मंथन पे आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था सर स्टूडियो में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच सर। और आने वाले समय में आपके करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने देश के लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे आप स्वस्थ रहें और देश को, युवाओं को जिस तरह से आप नेतृत्व करते आए हैं, गाइड करते आए हैं, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं, आपको उन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरे जागरण के स्टाफ को धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।